मॉर्निंग क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मार्केट डिमांड फंक्शन। हमने लास्ट पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो मार्केट डिमांड फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं अभी हम। मार्केट डिमांड फंक्शन कहते किसे हैं, ये आपके पेज नंबर 110 पे गिवन है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में। सो स्टार्ट विद market demand function shows how market demand for a commodity or total demand for a commodity in the market is related to its various determinants, or it shows the relationship between market demand for a commodity and its various determinants। यानी कि हमारा जो मार्केट डिमांड फंक्शन होता है वो ये बताता है कि किस तरीके से मार्केट डिमांड किसी एक कमोडिटी की जो है वो रिलेटेड है उसके बहुत सारे अलग अलग डिटर्मिनेंट्स है। ये रिलेशनशिप बताता है हमारा मार्केट डिमांड किसी भी एक कमोडिटी और उसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स के बीच में। इसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं, MKTDX इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप FPX PRYTENYD, है ना। तो यहाँ MKTDY यानी कि मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी X, PX यानी कि F फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप, PX यानी कि ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी X, PR रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस, Y इनकम कंज्यूमर की, T फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर, E फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर, N फॉर पॉपुलेशन साइज या फिर नंबर ऑफ बायर, और YD यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक, इन सब के बीच यानी कि ये सारे वेरियस डिटर्मिनेंट्स होते हैं मार्केट डिमांड का, और इन सब के बीच में जो है ये जो है फंक्शनल रिलेशनशिप को बताती है। ठीक, हम बाकी सारे फैक्टर डिस्कस कर चुके हैं, बस पॉपुलेशन ऑफ साइज, ठीक है, और हमारा पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रह गया है। हम इन दोनों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉपुलेशन साइज का मतलब होता है कि डिमांड जो है जैसे जैसे इंक्रीज इन पॉपुलेशन होता है बढ़ती चली जाती है, और डिक्रीज इन पॉपुलेशन के साथ घटती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है नंबर ऑफ बायर प्रोडक्ट के बढ़ते चले जाते हैं, और जो है जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन का वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर कंपोजिशन पॉपुलेशन का चेंज हो जाता है, जैसे कि फीमेल पॉपुलेशन बढ़ जाती है डिमांड, तो जो वुमेन्स की लिए बनी हुई चीज़ें हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर ऐसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेल के यूज़फुल है, मेल के लिए यूज़फुल है, अगर मेल की जो है पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो मेल के लिए वो जो चीज़ें मेल के लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं हमारे यहाँ इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है डिमांड का। तो मार्केट डिमांड जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम की, जो हमारी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसके कारण भी इन्फ्लुएंस होती है। अगर जो है इनकम बराबर बटी होगी तो ज़्यादा डिमांड होगी, और अगर इनकम बराबर नहीं बटी हुई होगी तो कम डिमांड होगी, क्योंकि ज़्यादा इनकम जो होती है वो क्या होगी कि अमीर आदमी के पास होगी। जो ज़्यादातर हमारा सेक्टर है सोसाइटी का वो गरीब है और उनकी इनकम लो होगी, तो मार्केट डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड को। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि बाकी सारी चीज़ें अगर सेम रहें, बाकी सारी चीज़ें इक्वल रहें, जैसी पहले थी वैसे ही रहें, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। किस तरीके से, कब बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड? ऐसे ही तो नहीं बढ़ जाएगी जब उस कमोडिटी के खुद के प्राइस कम हो जाएंगे। मतलब बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स हमारे, यानी कि हमारे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स थे, उस रिलेटिव गुड्स के प्राइस, कंज्यूमर का टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, इनकम, है ना, ये सारी चीज़ें अगर जो है हमारी सेम रहें तो जो है हमारा कंज्यूमर के खुद के प्राइसेस के कम होने के बाद हमारे कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो डिमांड जो है वो घट जाएगी। इसे इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं। किसके बीच में? क्वांटिटी डिमांड और कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में और उसके खुद के प्राइसेस में। बाकी सारी चीज़ें इसमें कांस्टेंट रहती हैं। जो टर्म है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसका मतलब है कि जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के अदर देन ओन प्राइस वो सारे कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि पूर्ववत रहेंगे। तो अब हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कंस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि बाकी सारी चीज़ों के समान रहने पर भी एक इनवर्स रिलेशन होता है क्वांटिटी डिमांड और उस कमोडिटी के प्राइसेस पर। एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो हम इसको डिमांड शेड्यूल के हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ देखो आप, एक आपको टेबल दिखाई दे रही है डिमांड शेड्यूल की, है ना, यहाँ देखो ये इसमें प्राइस दिए हुए हैं, एक्स कमोडिटी के क्वांटिटी दी हुई है ना।
10 रुपीज़ का प्राइस है 100 क्वांटिटी, 9 रुपीज़ का प्राइस 150 की क्वांटिटी, 8 रुपीज़ का प्राइस 200 की क्वांटिटी। ये शेड्यूल बताता है कि क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जा रही है, 100 से 150 यूनिट हो गई जब इसका खुद का प्राइस कमोडिटी का 10 से 9 रह गया। इसी तरीके से 150 से 200 हो गई क्वांटिटी डिमांड जब इसका खुद का प्राइस 9 से 8 रह गया, है ना। तो इसको हम एक डिमांड कर्व की तरह भी स्टडी कर सकते हैं। एक डिमांड कर्व की हेल्प से, देखो ये एक डिमांड कर्व है जिसमें हमने इधर साइड में जिधर P लिखा हुआ है, प्राइस लिखा है, इधर डिफरेंट प्राइसेस को लिख लिया है, और इधर जिधर क्वांटिटी लिखा है इधर Q को लिख लिया है ना। अब हमने क्या किया है कि हमने प्राइस लिखे हुए हैं, तो इस वाले जो हमारा स्लोप दिखा रहा है, ब्लू कलर का स्लोप जो D देख रहे हैं आप, ये स्लोप क्या बता रहा है हमारा, ये बता रहा है हमारा किसको, कि डिमांड और प्राइस के रिलेशन को, है ना। ये जो फिगर है ये बताता है, इसमें जो D है ये बता रहा है डिमांड फॉर कमोडिटी X एक्सटेंड फ्रॉम OQ to OQ1 when its price fall from OP to OP1. In fact, downward slope of demand curve itself is an expression of the law of demand. यानी कि ये बता रहा है कि डाउनवर्ड स्लोप रहता है, नीचे की तरफ जाता रहता है डिमांड कर्व, और ये बता रहा है लॉ ऑफ डिमांड का एक्सप्रेशन। अच्छा, इसके एजम्पशंस क्या हैं, हम क्या चीज़ें अज्यूम करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड ये होल्ड करता है कि गुड्स जो हैं हमारी अदर थिंग्स रिमेन्स दी सेम, यानी कि जो अदर फैक्टर्स हैं अदर देन ओन प्राइस कमोडिटी के वो कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा कंज्यूमर की इनकम में, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस चेंज नहीं होंगे, कंज्यूमर की जो है कोई एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट चेंज जो है कमोडिटी के अवेलेबिलिटी में नियर फ्यूचर कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारे एजम्पशंस होते हैं, यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कंस्टेंट, there is no change in income of the buyer, price of the related goods do not change, and consumer do not expect any significant change in the availability of commodity in the near future. तो ये कुछ assumptions हैं जिनके कारण जो है हम law of demand को मानते हैं कि ये जो सही है, ठीक। अब why more of a good is purchased when its prices fall, ज़्यादा गुड्स क्यों खरीदी जाएंगी जब प्राइस कम हो जाएंगे। तो अरे अब आप ही सोचिए कि ज़्यादा गुड्स क्यों खरीदी जाएंगी। अब वाली ये भी तो एक सवाल है कि ज़्यादा गुड्स क्यों खरीदी जाएंगी जब जो है प्राइस के घटेंगे तो, या डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड ही क्यों स्लोप करेगा, है ना। तो डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व ये बता रहा है कि गुड्स जो हैं जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा ज़्यादा खरीदी जाएंगी, है ना। तो इनवर्स रिलेशनशिप बताया गया है ओन प्राइस कमोडिटी के और क्वांटिटी डिमांड के। इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि हमारा जैसे जैसे कंजम्पशन जो है किसी भी कमोडिटी का बढ़ता चला जाता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है सक्सेसिव यूनिट की वो कम होती चली जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपको भूख लग रही है, ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आपको भूख लग रही है बहुत तेज, आपको जो फर्स्ट ब्रेड दी जाएगी, जो फर्स्ट रोटी दी जाएगी आपको, उससे आपको जो संतुष्टि मिलेगी वो दूसरी रोटी खाने से नहीं मिलेगी। इसी तरीके से तीसरी चौथी जब आपका पेट भर जाएगा उसके बाद अगर एक और एक्स्ट्रा रोटी दी जाएगी तब आपको उसकी ज़रूरत है नहीं। अगर आपने चलिए खा ली किसी तरीके से, लेकिन उसके बाद अगर एक और दे दी जाए आपको तो उससे निगेटिव यूटिलिटी यानी कि उसकी उपयोगिता नहीं है आपको, अब वो आपको प्रॉब्लम देने लगेगी, है ना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि जैसे जैसे कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ता चला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी उसके आने वाले हर एक एडिशनल यूनिट से जो होने वाली यूटिलिटी होती है वो जो है वो उसमें कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये मानते हैं कि जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट परचेज किया जाता रहेगा कंज्यूमर जो है वो कम पे करना चाहेगा और कम ही प्राइस पर लेना चाहेगा। इनकम इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इनकम इफेक्ट बताता है कि क्वांटिटी डिमांड जब रियल इनकम बायर की चेंज होती है प्राइस चेंज होने से तो वो चेंज हो जाती है, जब प्राइस फॉल हो जाएगा तो रियल इनकम बढ़ जाएगी, है ना। तो डिमांड जो है वो कमोडिटी की वो भी बढ़ जाएगी। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बात करें तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो किसी एक कमोडिटी के बाकी सारी कमोडिटी से, ठीक है, उसके बारे में है ना। यानी कि ये बता रहा है कि किसी एक कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट होता है जब वो जो है उससे चीप हो जाती है, उससे सस्ती हो जाती है, तब जो है उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाय और कॉफ़ी के बारे में बात करें, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। अगर चाय के दाम घट जाएं और कॉफ़ी के बढ़ जाएं, कॉफ़ी जितने टाइम पे है उतने पे ही रहे, लेकिन चाय के दाम जो है कॉफ़ी से कम हो जाएं तो लोग चाय ज़्यादा उपयोग करेंगे। इसी तरीके से अगर कॉफ़ी के दाम चाय से कम हो जाएं
तो क्या होगा, लोग कॉफ़ी ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर देंगे। तो यानी कि रिलेटिव गुड्स के प्राइसेस से आपके प्राइसेस पे भी असर पड़ता है ना। तो ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी X falls, it becomes cheaper in relation to commodity Y. Accordingly, Y is substituted for X is substituted for Y. It is expansion of demand for a commodity X due to substitution effect. ठीक। अब साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप के बारे में बात करें। जब प्राइस कमोडिटी का कम हो जाता है, बहुत सारे बायर्स जो होते हैं इसको खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं। उसी तरीके से डिमांड जो है कमोडिटी की बढ़ जाती है ना। और फिर डिफरेंट यूजेस के बारे में बात करें, किसी भी गुड्स के बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। जैसे कि दूध, अगर उसका एग्जांपल लें तो कर्ड बनाया, दही बनाया जा सकता है, पनीर बनाया जा सकता है, बटर बनाया जा सकता है। अगर दूध के प्राइस कम हो जाएं तो क्या होगा कि इसको ज़्यादा अलग अलग यूजेस में यूज़ किया जाने लगा, तो जो डिमांड जो है मिल्क की वो बढ़ जाएगी। अब एक्सेप्शंस के बारे में बात करें लॉ ऑफ डिमांड की, कि किन चीज़ों को एक्सेप्शंस हैं इसके, कौन सी चीज़ें एक्सेप्शंस हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके। क्या है आप इसमें कि डिमांड जो है प्राइस के साथ में हुज डिमांड एक्सपेंड विद देयर प्राइस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड जो उनके प्राइस के साथ बढ़ती चली जाएगी, है ना। और जैसे प्राइस घटते जाएंगे उनकी डिमांड घटती चली जाएगी। जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड जाएगा लेफ्ट टू राइट। ये क्या था हमारा, जो कर्व था हमारा वो लेफ्ट टू राइट तो जा रहा था लेकिन डाउनवर्ड जा रहा था। लेकिन ये जो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है उनमें क्या होगा, लेफ्ट टू राइट तो जाएगा लेकिन अपवर्ड जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा कब होगा, जहाँ आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन होगा। प्रोफेसर बेबलन कहते हैं कि कुछ गुड्स आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन में आती हैं। ये गुड्स तब मांगी जाती हैं जब इनके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, और प्राइस घट जाएं तो इनको जो है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन की तरह नहीं माना जाता है। और क्या होता है, और इनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ये गुड्स जो होती हैं कैसी होती हैं, जैसे प्रीशियस डायमंड्स हैं, विंटेज कार्स हैं, है ना, इनका एग्जांपल है। जो महंगी चीज़ें होती हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जो स्टेटस सिंबल की तरह लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, महंगी होने पर ही खरीदते हैं, और महंगी होने पर इनकी डिमांड ज़्यादा होती है और सस्ते होने पर इनकी डिमांड कम हो जाती है। अब गिफेन गुड्स की बात करें, ये क्या होते हैं, ये हाईली इन्फीरियर गुड्स होती हैं। जैसे जैसे इनके ऊपर जो होता है बहुत हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। जैसे जैसे प्राइस इन कमोडिटी के गिरते चले जाएंगे, डिमांड भी इनकी गिरती चली जाएगी, ठीक है, चाहे इनकी रिलेटिविटी चीपर देन अदर गुड्स ही क्यों ना हो। इसीलिए इन्हें गिफेन पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। फिर इर्रेशनल जजमेंट के बारे में बात करें, ये लॉ ऑफ डिमांड तब भी फेल हो जाता है जब कंज्यूमर जो है क्वालिटी ऑफ कमोडिटी को उसके प्राइस से जज करने लगता है कि अगर प्राइस ज़्यादा है किसी चीज़ का तो ये अच्छी होगी, और प्राइस कम है तो चीज़ बेकार होगी। हम ऐसे भी तो जज करते हैं चीज़ों को। तो इर्रेशनल जजमेंट जो होता है उसके कारण भी जो है लॉ फेल हो जाता है। तो ह्यूज प्राइस डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द मार्केट दैट रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कंसिडर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। अकॉर्डिंगली क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैज टेंड टू राइज इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर एक्सट्रीमली हाई। जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, तो मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो होते हैं बहुत हाई होते हैं। तो रिचर सेक्शन है वो सोचता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, तो वो उनको ज़्यादा खरीदते हैं जबकि उनके प्राइसेस ज़्यादा हैं, है ना। तो ये क्या है, ये इर्रेशनल जजमेंट का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं डिमांड कर्व के बारे में, ठीक है। डिमांड का स्लोप अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल। जब जो है लॉ ऑफ डिमांड फेल होगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, तो डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड जाएगा। ये देखिए, ये डाउनवर्ड नहीं जाएगा, अपवर्ड जाएगा। क्यों जा रहा है अपवर्ड, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये देखिए, व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस फ्रॉम OP1 टू OP2, डिमांड एक्सटेंड्स फ्रॉम OQ1 टू OQ2, है ना। OQ2 तक जो है वो डिमांड इसकी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, है ना। और कन्वर्सली व्हेन प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम OP2 टू OP1, डिमांड श्रिंक फ्रॉम OQ2 टू OQ1। As already stated, positive relationship between demand and price of the commodity is established in case of Giffen goods or when goods are demanded simply because of their high price, or when consumer judge the quality of a commodity by its price। यानी कि जब भी जो है ये पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है डिमांड और प्राइस का, इसमें क्या है, गिफेन गुड्स हों या फिर गुड्स जो हैं वो इसलिए मांगी जा रही हो क्योंकि उनके प्राइसेस ज़्यादा हैं, कंज्यूमर जो है वो क्वालिटी को जज कर रहा हो उसके प्राइसेस से,
तब जो है वो हम इनको तब जो है हमारा जो है लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा और जो हमारा डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड जाएगा लेफ्ट टू राइट। अदरवाइज डिमांड कर्व जो है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट टू राइट ही जाता है, लेकिन डाउनवर्ड जाता है। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही।